हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। मैं हूं राकेश पवार। आज हम बात करेंगे क्लास नाइन्थ में साइंस के चैप्टर 8 की, जो कि हमारा मोशन। तो हमने इसका यहाँ पर की कॉन्सेप्ट बना लिया है, कौन कौन से पॉइंट्स को हमें रीड करना है। तो पहला पॉइंट है हमारा मोशन। दूसरा जो पॉइंट है वो है हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। थर्ड पॉइंट है हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन। और फोर्थ पॉइंट पे हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि क्या होता है हमारा मोशन। तो कोई सा भी ऑब्जेक्ट है जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, उस ऑब्जेक्ट का जो मूवेबल पोजीशन है उसी को हम बोलते हैं मोशन। उसमें कुछ ना कुछ मास होना चाहिए, जब भी वो क्या करेगा, एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगा। तो मोशन को और अच्छे से समझने के लिए हमें देखना है मोशन के टाइप, जैसे कि यूनिफॉर्म मोशन को, नॉन यूनिफॉर्म मोशन को, एक्सीलरेशन को, वेलोसिटी को। सारी चीज़ों को हम डिटेल में एनालाइज करेंगे। तो कुछ की पॉइंट्स हैं हमारे जो आपको माइंड में रखने हैं। तो देखते हैं कौन कौन से की पॉइंट है। पहला पॉइंट है, अ पार्टिकल इज अ पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट हैज मास बट स्मॉल साइज। जो हमारा पार्टिकल होगा उसमें मास होना जरूरी है। और ये तो होता है कि जो भी हमारा पार्टिकल होता है या मैटर होता है उसमें मास जरूर होता है, भले वो कितना ही स्मॉल साइज का क्यों ना हो। सेकेंड पॉइंट है, द ऑब्जेक्ट पोजिशन इट इज लोकेशन विथ रिस्पेक्ट टू द चूजन रेफरेंस पॉइंट इन द डायग्राम द रोड साइन टू द रेफरेंस पॉइंट। और जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होगा जिसके बारे में हम जिसका मोशन बताएंगे, किस तरह का मोशन है, उसको बताने से पहले हमें एक रेफरेंस पॉइंट चूज करना होगा। और उसी रेफरेंस पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन। थर्ड पॉइंट है, मोशन ऑकर्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंज इट पोजीशन। मोशन हमें तभी देखने को मिलेगा जब वो ऑब्जेक्ट जो है हमारा अपनी पोजीशन को चेंज करेगा। यानी कि अगर दो ऑब्जेक्ट है, एक स्टेशनरी पोजीशन में है तो दूसरे को मूव करना जरूरी है। आगे देखते हैं, बोथ डिस्टेंस एंड टाइम्स आर इम्पोर्टेंट इन डिस्क्राइबिंग मोशन। अगर हमें मोशन को डिस्क्राइब करना है तो हमारे पास डिस्टेंस भी और टाइम, ये दोनों ऐसे फैक्टर हैं जिससे हम मोशन को इजीली डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो समझते हैं क्या है। Sometime you know motion has occurred even if you do not see it happen। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि मोशन हुआ है लेकिन एक्चुअली में वो हुआ नहीं है। या फिर कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि मोशन हुआ है तब भी हमें फील नहीं होता है। और ऐसा कब होता है, जैसे कि आप ट्रैक पे चल रहे हैं, ट्रेन चल रही है आपके पास दोनों ही, और दोनों ही ट्रेनों की स्पीड एक ही डायरेक्शन में है और स्पीड भी उनकी सेम है। जो ट्रेनें हैं हमारी एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं और ट्रेन की जो स्पीड है वो भी सेम है। तो हमें मोशन जो है वहाँ पर फील नहीं होगा, क्योंकि हमें ऐसा लगेगा कि जो हमारी जो ट्रेन है वो स्टेशनरी कंडीशन में है, क्योंकि ट्रेन जो है दोनों ही मूव कर रही है और उस ट्रेन के साथ हम भी मूव कर रहे हैं। क्लियर। आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट, रिलेटिव मोशन। व्हेन टू ऑब्जेक्ट आर मूविंग इन अ प्लेन either in same direction or opposite, each have relative motion with respect to a second. Example, person sitting in a train and watching a tree. In this case, tree is stable, but it assumed to be moving but with respect to train. अब बात कर लेते हैं रिलेटिव मोशन की। तो रिलेटिव मोशन में क्या होगा, या तो दोनों ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे या फिर अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। एक एग्जांपल देख लेते हैं हम। एक जो पर्सन है ट्रेन में बैठा हुआ है और वो एक जो ट्री है उसको देख रहा है, लेकिन जो ट्री है वो उसको स्टेबल दिखाई देगा या फिर एकदम से पीछे बिहाइंड भागता हुआ दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि वो उसके साथ मूव कर रहा है, उसकी जो ट्रेन है वो मूव कर रही है और उसको ऐसा लगेगा कि जो ट्री है वो मूव कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही चीजें अनस्टेबल है। अब बात कर लेते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस को समझते हैं। हाउ फार एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड विथआउट डायरेक्शन। डिस्टेंस क्या है हमारा, कि ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये कितना मूव हुआ है, उसका जो टोटल पाथ होता है उसको हम डिस्टेंस बोलते हैं। इसका मैग्नीट्यूड नहीं निकालते हम, और इसकी जो डायरेक्शन होती है ये भी हमें पता नहीं होती है। अब बात करते हैं हम डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, हाउ फार एंड विथ व्हाट डायरेक्शन एन ऑब्जेक्ट हैज मूव। कितनी दूर तक और कौन सी डायरेक्शन में हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो मूव किया है, और उसकी स्टार्टिंग पोजीशन और फाइनल पोजीशन का जो डिस्टेंस है वही हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है। यानी कि अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा हमारा वही हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्टेंस हमारी स्केलर क्वांटिटी है, जबकि डिस्प्लेसमेंट जो है हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर।
आगे हम बात करते हैं स्पीड की। तो स्पीड क्या है हमारी? द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन अ गिवन अमाउंट ऑफ टाइम। जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है गिवन अमाउंट ऑफ टाइम में, उसी को हम बोलते हैं स्पीड। या फिर अगर हम यहाँ से डेफिनेशन बनाना चाहें तो क्या बन जाएगी? स्पीड इज डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एस, और इसकी जो ऐसा यूनिट है वो क्या है हमारी? मीटर पर सेकेंड। अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ स्पीड। जो हमारी स्पीड है वो कितने तरह की होगी? तो दो तरह की हमारी स्पीड होगी, एक होगी कांस्टेंट स्पीड और एक होगी चेंज इन स्पीड। तो कांस्टेंट स्पीड को समझ लेते हैं। स्पीड डज नॉट चेंज, ऐसी स्पीड जो हमारी चेंज नहीं होगी। अगर 40 की स्पीड है तो 40 की रहेगी परमानेंट, उस तरह की स्पीड को हम बोलते हैं कांस्टेंट स्पीड। और चेंजिंग स्पीड ऐसी स्पीड जिसमें हम टाइम के अकॉर्डिंग स्पीड को क्या करेंगे, या तो इंक्रीज करेंगे या फिर डिक्रीज करेंगे। तो इस तरह की स्पीड को हम बोलते हैं चेंजिंग स्पीड। एक और स्पीड होती है हमारी एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम का रेशियो। अगर हम इसकी डेफिनेशन बनाना चाहें तो क्या बनेगी? एवरेज स्पीड इज डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन टोटल डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टोटल टाइम। अब हम बात कर लेते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है? स्पीड एट एनी गिवन टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम में जो स्पीड होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब हमारा यहाँ पर नया टॉपिक आता है जो कि हमारा वेलोसिटी। तो वेलोसिटी स्पीड की ही, वेलोसिटी और स्पीड दोनों सेम ही हैं, लेकिन वेलोसिटी में बस थोड़ा सा चेंजेस आ जाता है, तो उसको हम समझेंगे। वेलोसिटी इंक्लूड स्पीड एंड डायरेक्शन। जो वेलोसिटी है उसके अंदर स्पीड तो होगी होगी और डायरेक्शन भी होगी। शुड यू बी शेकिंग शेल्टर, जैसे शेल्टर को हम देख सकते हैं स्टॉर्म, ये सब वेलोसिटी के ही एग्जाम्पल है, क्योंकि इनकी एक डायरेक्शन भी होती है और स्पीड भी होती है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज टू ट्रेन आर गोइंग विद द सेम स्पीड इन अपोजिट डायरेक्शन, सो दे हैविंग डिफरेंट वेलोसिटी। हमारे पास हमने दो ट्रेन है और जो ट्रेन है वो सेम ही डायरेक्शन में, सेम स्पीड से डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो उनकी जो वेलोसिटी होगी वो भी डिफरेंट होगी। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। रेस कार गोइंग अराउंड एन ओवल ट्रैक माइट हैव कांस्टेंट स्पीड बट डिफरेंट वेलोसिटीज एट ईच पॉइंट। हमारी जो रेसिंग कार होती है जब वो मूव करती है तो वहाँ पर भी उनकी जो स्पीड होती है वो तो कांस्टेंट होती है, लेकिन जो वेलोसिटी होती है वो डिफरेंट होती है। इसी वजह से उनकी जो कार है वो आगे पीछे हमें दिखाई देती है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि हमारा एक्सेलरेशन। तो समझते हैं क्या एक्सेलरेशन। Any change in velocity over a period of time is called acceleration. एक्सेलरेशन को हम डिफाइन किस तरह से कर सकते हैं? अगर डेफिनेशन हम बनाना चाहे तो एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जो हमारी एक्सेलरेशन होती है वो दोनों ही तरह की हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव जब होगी जब उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, और नेगेटिव तब होगी जब उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी। क्लियर? अगर हम इसका फार्मूला बनाना चाहें तो फार्मूला क्या होगा इसका? a इक्वल टू बी बाई टी, और b को हम लिख सकते हैं a2 माइनस a1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी का डिफरेंस और टाइम का डिफरेंस का जो रेशियो है उसी को हम बोलते हैं एक्सीलरेशन। अब यहाँ से हमें क्लियर हो रहा है डायग्राम से। पिछले वाले डायग्राम में हमने कार के जो है उनको देखा था, यहाँ पर आप देख सकते हो कार के जो डायग्राम है, फिर उसको हम डिटेल में देखेंगे कि किस तरह से ये एक्सेलरेशन जो है यहाँ पर वर्क कर रही है। तो समझते हैं। इमेज ऑफ कार आर इक्वली स्पेस्ड। ये जो इमेज है कार की, यहाँ पर इन सभी के बीच में इक्वल डिस्टेंस है। द कार इज मूविंग विथ कॉन्स्टेंट पॉजिटिव वेलोसिटी। यहाँ पर जो कार है वो एक ही स्पीड से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रही है, यानी कि यहाँ पर उनकी जो एक्सेलरेशन होगी वो क्या होगी? जीरो होगी। अब यहाँ पर ये वाले डायग्राम आप देख सकते हो, यहाँ पर हम निकालते हैं। इमेज ऑफ कार बिकम फादर अपार्ट एज टाइम इंक्रीज। अब यहाँ पर कुछ जो कार है उनके बीच में डिस्टेंस कम है, कुछ जो कार है उसके बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है, तो यानी कि यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या होगी? वेरी करेगी। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर इन द सेम डायरेक्शन। यहाँ पर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में है। एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग,
दिस शो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, पॉजिटिव वेलोसिटी। अब यहाँ पर जो हमारी एक्सेलरेशन है और जो वेलोसिटी है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। पहले हमारी जो कार थी वो यहाँ पर है, लेकिन अब इनका डिस्टेंस क्या होता जा रहा है, ये बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इनकी जो स्पीड है वो इंक्रीज होती जा रही है, यानी कि वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो हम यहाँ पर एक्सेलरेशन की डिफाइन किस तरह से कर सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और ये किस तरह की एक्सेलरेशन होगी, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी इंक्रीज हुई है। क्लियर। अब आगे हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो था हमारा वो था ग्राफ के बारे में। तो ग्राफ को हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि ग्राफ में आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन के अलावा या फिर डिस्टेंस और टाइम का रिलेशन ही दिया हुआ है। तो हम आगे के पॉइंट को समझते हैं, जो कि अब साइंटिस्ट के बारे में समझते हैं क्या है इसमें। गैलीलियो गैलीलेई, इटालियन फिजिस्ट एंड एस्ट्रोनॉमर। अब गैलीलियो गैलीलेई है एक इटालियन फिजिसिस्ट और एस्ट्रोनॉमर, जिन्होंने कुछ लॉ ऑफ मोशन दिए हैं। किस तरह के मोशन है उसको हम समझेंगे ध्यान से। तो पहले हम समझते हैं कि लॉ ऑफ मोशन किसी भी ऑब्जेक्ट का जो फ्री फॉल होता है, जो अर्थ की तरफ गिरता है, उसका जो मोशन होता है वो किस तरह का होता है, तो समझते हैं। A freely falling object is any object moving freely under the influence of gravity alone। एक हमारा जो ऑब्जेक्ट है जो फ्री फॉल डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो वो किसके हेल्प से जा रहा है, ग्रेविटी की हेल्प से जा रहा है। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द इनिशियल मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये उसके इनिशियल मोशन पर डिपेंड नहीं करता है, यानी कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सिर्फ ग्रेविटी की हेल्प से नीचे आएगा। ड्रॉप रिलीज फ्रॉम रेस्ट, और वो जैसे ही ड्रॉप होगा तो वो फिर एक पर्टिकुलर टाइम के बाद रेस्ट की पोजीशन पर आ जाएगा। अब हमारा कोई ऑब्जेक्ट है जिसको हमने डाउनवर्ड थ्रो किया, या फिर हमने उसको अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया। द एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट इज फ्री फॉल इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड regardless of the initial motion। जब हम अपवर्ड डायरेक्शन में किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करेंगे तो उसकी जो एक्सेलरेशन होगी वो अलग होगी, लेकिन जब एक फाइनल पोजीशन, एक हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचने के बाद जब वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो उसकी जो इनिशियल मोशन होगा वो कांस्टेंट होगा। एक कांस्टेंट स्पीड से वो नीचे आएगा, और उसको कौन लेकर आएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लेकर आएगा, या फिर एक ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लेकर आएगी, जिसकी जो वैल्यू होती है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वो होती है 9.8, और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम ग्रेविटेशनल को समझ लेते हैं, जो हमारी ग्रेविटी है उसको डिटेल में एनालाइज कर लेते हैं। तो जी डिक्रीज विथ इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड। जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है, जितनी ऊंचाई तक जाते जाओगे वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। जी वेरीज विद द लैटिट्यूड, हाइट एंड डेप्थ फ्रॉम द अर्थ सरफेस। और जो जी की वैल्यू यानी कि जो ग्रेविटी की वैल्यू है, जैसे ही डाउनवर्ड आते जाओगे तो वो धीरे धीरे इंक्रीज होता जाएगा। 9.80 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द एवरेज एट द अर्थ सरफेस। और 9.8 हमारे अर्थ सरफेस का ग्रेविटेशनल फोर्स है। द इटलाइज जी विल बी यूज फॉर द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और जो इटालियन साइंटिस्ट है गैलीलियन उन्होंने जो जी है उसको एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नाम दिया, और इसका ऑब्जेक्ट का वेट इन सारी चीज़ों में हम यूज़ करते हैं। जी जो है उसको ग्राम में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जी जो है वो ग्रेविटी को रिप्रेजेंट करता है, ना कि ग्राम को। अगर हमारे यहाँ पर वेट वाला चैप्टर होता है तो फिर हम यहाँ पर लिख सकते थे कि जी है वो ग्राम को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन इस चैप्टर में जी जो है वो ग्राम को रिप्रेजेंट ना करते हुए ग्रेविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर। आगे हम देखते हैं, विथ नेग्लिजिबल एयर रेसिस्टेंस फॉलिंग ऑब्जेक्ट कैन बी कंसिडर्ड फ्रीली फॉलिंग। ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट शेप एक्सेलरेट डिफरेंटली। अब जो हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं उसका किस तरह का शेप है, किस तरह का साइज है, उसके अकॉर्डिंग उनकी एक्सेलरेशन भी चेंज होती है। जैसे कि हम स्टोन को ले लेते हैं और एक फेदर को ले लेते हैं, तो स्टोन का वेट ज़्यादा होता है, उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, काफ़ी तेज़ी से लगेगा और वो जल्दी ही नीचे आ जाएगा, यानी कि उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा लगेगा, और जो फेदर है उस पर कम लगेगा क्योंकि उसका वेट कम है। तो हम बता सकते हैं कि जो हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो डायरेक्ट लिंक्ड है मास के साथ। जिस ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा है उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स भी ज़्यादा लगेगा, जिस ऑब्जेक्ट का मास कम है उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स भी कम लगेगा। अब देख लेते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट क्या है। जो हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसका जो पाथ होता है वो सिमेट्रिकल होता है, यानी कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही वो
नीचे आता है। जो एक्सेलरेशन होती है वो कांस्टेंट होती है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी इज द सेम एट इक्वल हाइट्स, और जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो है वो इक्वल हाइट तक, मतलब जितनी ऊंचाई पर जाएगा वहां तक सेम ही रहेगा। इमेज बिकम क्लोजर टुगेदर एज टाइम इंक्रीज, और जो इसकी इमेज जो है जैसे टाइम बढ़ता जाएगा तो हमें फील होगा कि वो हमारे क्लोज आती जा रही है। और ऐसा हम देखते भी है, जब कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल करता है ऊपर से तो टाइम के साथ उसकी जो इमेज है वो चेंज होती है। क्यों होती है? क्योंकि उसका जो पोजीशन है वो चेंज होती जा रही है। पहले पोजीशन अपर पॉइंट पे थी, अब फिर वो धीरे धीरे लोअर पॉइंट पे आ रही है। और ऐसा हम एरोप्लेन में देख सकते हैं कि जो हमारा एरोप्लेन होता है वो काफ़ी ऊंचाई पर होता है जब हमें छोटा दिखाई देता है। जब पोजीशन और टाइम चेंज होता है वो नीचे आता है तो हमें उसका साइज इंक्रीज हुआ दिखाई देता है। वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग अपवर्ड मोशन, और जो वेलोसिटी है हमारी डिक्रीज होगी अगर वो ऊपर वाली डायरेक्शन यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पर ग्रेविटी उसकी डिक्रीज होती जाएगी। पॉजिटिव वेलोसिटी एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन, यानी कि हम बात कर सकते हैं वेलोसिटी जो होगी वो पॉजिटिव होगी और एक्सेलरेशन नेगेटिव होगी। वेलोसिटी बिकम जीरो एट मैक्सिमम हाइट, और मैक्सिमम हाइट पर जाने के बाद जो हमारी वेलोसिटी होगी वो एकदम जीरो होगी। टाइम ड्यूरेशन फ्लाइट इज गोइंग अपवर्ड एंड कमिंग बैक इज ऑलवेज सेम। जो टाइम ड्यूरेशन होता है हमारी फ्लाइट का अपवर्ड डायरेक्शन में और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाने का, यानी कि एक पर्टिकुलर हाइट को पकड़ने का और एक पर्टिकुलर हाइट से नीचे आने का, वो सेम ही होता है। क्योंकि उनको एक अपनी जो वेलोसिटी है उनको मेंटेन करके रखना होता है। अब हम बात कर लेते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन की। तो न्यूटन ने 3 इक्वेशन ऑफ मोशन दिए थे, उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे। तो पहला जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो होता है हमारा b इक्वल टू, पहला जो इक्वेशन ऑफ मोशन होता है वो होता है हमारा v इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं v इक्वल टू वी नोट प्लस ए टी। वी नोट क्या है? हमारी इनिशियल वेलोसिटी है। और इसी को और दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं x इक्वल टू एक्स नोट प्लस वी नोट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन जो होगी हमारी वो होगी बी स्क्वायर इक्वल टू बी नोट स्क्वायर प्लस टू ए डेल एक्स, यानी कि टू ए एस। अगर हम इसको सिंपल तरीके से लिखना चाहें तो फर्स्ट इक्वेशन को हम लिख सकते हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन को हम लिख सकते हैं एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्लियर? और जो थर्ड इक्वेशन है उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ये हमारी होती है 3 इक्वेशन जिनको न्यूटन ने दिया था। तो हम इनको डिटेल में एनालाइज कर लेते हैं स्टेप वाइज। तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को। तो एवरेज एक्सेलरेशन डिस्क्राइब एज फास्ट द वेलोसिटी इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर हम बात करते हैं एवरेज एक्सेलरेशन की तो वो कैसे निकालते हैं हम? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। तो वहीं से हम इसका फार्मूला बनाया है। कैसा बनाया है? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। और जो हमारी सेकेंड इक्वेशन है वो क्या है हमारी? व्हेन ऑब्जेक्ट इज कमिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। सेकेंड इक्वेशन कहाँ पर बनती है? जब हमारा ऑब्जेक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में आता है तो वहां पर इक्वेशन बन जाती है हमारी वी स्क्वायर इक्वल टू वी नोट स्क्वायर प्लस टू ए एच या फिर टू ए एस। यहाँ पर आप देख सकते हो बी नोट भी बोल सकते हो इसको, या फिर बी नोट की जगह पे आप यू भी लिख सकते हो। यू क्या है? हमारी इनिशियल वेलोसिटी है। और वी नोट भी क्या है? हमारी इनिशियल वेलोसिटी है। ए तो एक्सेलरेशन है और एच को हम एस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एस का मतलब होता है हाइट या डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पर भी यही होगा। थर्ड इक्वेशन जो है हमारी वो है बी स्क्वायर इक्वल टू बी नोट स्क्वायर प्लस टू ए एस या माइनस टू ए एस। तो यहाँ पर इसको भी लिखने का तरीका हम बी नोट को क्या लिख सकते हैं? यू भी लिख सकते हैं, और टू जी एच को हम लिख सकते हैं टू ए एस। यहाँ पर ए क्या है? हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एस क्या है? हाइट है। और इन्हीं सब की जो हमारी जितनी भी वेलोसिटी है या फिर जितनी भी इक्वेशन में, इनमें जो वेलोसिटी उसकी एसआई यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकेंड होगी। क्लियर? अब आगे हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज द लिमिट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम एट एन अप्रोच जीरो।
यानी कि हम बात करें कि चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, तो वहाँ पर जो हमारी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगी वो 0 होगी। जब हमारी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन 0 होगी तो वहाँ पे जो हमारा स्लोप होगा, जैसे इस तरह से हमारा जो ग्राफ बनता है उसमें जो स्लोप होगा वो एक कांस्टेंट होगा। क्लियर? आगे देखते हैं। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव वेयर कर्व इज कॉनकेव। हमारी जो एक्सेलरेशन है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन अगर पॉजिटिव होगी जब हमारा कर्व कैसा होगा? कॉनकेव होगा। हमारी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन नेगेटिव होगी जब हमारा कर्व कॉनकेव तो होगा लेकिन वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। अब हम बात कर लेते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। इसमें तीन चीज़ें हमारी और छूट गई हैं। वो है एक सर्कुलर मोशन, एक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यहाँ पर हम डिटेल में उसको एनालाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? सेम इंटरवल ऑफ टाइम में सेम डिस्टेंस अगर हम कवर करते हैं तो उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? टाइम तो सेम रहेगा लेकिन जो डिस्टेंस है वो वेरी करेगा, यानी कहीं किस टाइम में तो डिस्टेंस ज़्यादा कवर करेगा और किसी टाइम में डिस्टेंस कम कवर करेगा। तो उस तरह का मोशन को हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन या फिर नॉन लीनियर मोशन। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 8। अगर इसमें आपको कुछ डाउट होता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।